गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट क्लास 12 के लिए देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है इसको देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्बर्ग और वाजे ने दिया था और इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से दिया था इसने। और इस लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा ये कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो इफ द रिएक्टेंट आर मोर देन वन देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ए बी में चेंज हुआ है तो इसका रेट जो होगा ए के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट लिखेंगे के, और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में डी बाई डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू के ए। ऐसे ही अगर हम दूसरी रिएक्शन जिसमें दो ए के मॉलिक्यूल हैं और एक बी का मॉलिक्यूल है जो सी के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो इसका जो रेट है वो ए की पावर, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल यूज हुए तो उसकी पावर 2 हो गई, बी का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ तो इसकी पावर 1 हो गई, तो हमारा रेट ये हो जाएगा इसका। ऐसे ही हमारा जो अमोनिया की फॉर्मेशन है उसमें उसका रेट होगा के N2 की पावर 1 है और H2 की पावर हमारे पास 3 है। लॉ ऑफ मास एक्शन जनरली इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अगर एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो ये कभी कभी प्रूफ हो जाता है और कभी कभी नहीं होता। अब अगर हम एक रिलेशन देखते हैं, ए की ए मॉलिक्यूल लिए, बी के बी मॉलिक्यूल लिए, और इससे हमारा एक्स के एक्स मॉलिक्यूल और वाई के वाई मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट के रूप में निकले, तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो रेट हमारा हो जाएगा ए का ए की ए पावर और बी की बी पावर। जबकि अगर एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो ए की पी पावर आएगी, बी की क्यू पावर आएगी, यानी ए की ए पावर ना हो के पी पावर है, बी की बी पावर ना हो के क्यू पावर है। तो ये थ्योरेटिकल और ये एक्सपेरिमेंटल दोनों में कभी कभी फ़र्क आता है। जरूरी नहीं है फ़र्क आए, लेकिन कभी कभी फ़र्क आता है। तो रेट लॉ क्या हो जाता है? रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन विच रेट डिपेंड एक्सपेरिमेंटली, यानी ए की पी पावर और बी की क्यू पावर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is defined as sum of powers of concentration of reactant on which rate depends experimentally, that is represent in rate law। रेट लॉ में जो पावर है उनके प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन साइमल्टेनियस कोलिजन। वो मॉलिक्यूल जो एक साथ कोलाइड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस रिएक्शन का ऑर्डर होते हैं। अब इस रिएक्शन में ऑर्डर फाइंड आउट करना है, रेट दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैसे रेट निकालेंगे तो NO2 की पावर 2 हो जाएगी, F2 की पावर 1 होगी, लेकिन यहाँ पर रेट में NO2 की पावर 1 दे रखी है, F2 की पावर 1 दे रखी है। हमें तो सिर्फ पावर ही ऐड करनी है रेट लॉ में, तो यहाँ पर 1 और 1 कितनी होगी? 2। ऐसे ही इसका देखो NH3 की पावर हमें 0 दे रखी है, तो इसका रेट कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। रेट कांस्टेंट, अगर हम कंसंट्रेशन को यूनिट लें यानी 1 ले लें तो जो रेट जो कांस्टेंट आएगा वो हमारा रेट वो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज टू बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एंड इन केस इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन यूनिट है 1 है तो जो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाता है और इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक है पहला कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, हम इनिशियल कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं, जबकि ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कितना था और कितना कम हुआ। ऐसे ही रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेट कांस्टेंट में भी फर्क आएगा। ईच रिएक्शन हैज ओन कैरेक्टरिस्टिक रेट कांस्टेंट इन ए गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में हर रिएक्शन की
के रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक अपनी उसकी अपनी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो इसके लिए अगर 2ab है तो इसमें रेट लॉ हमने लगाया a की पावर n, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेट जो होता है इसका जो यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। के की यूनिट हमें निकालनी है और a जो है क्योंकि कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर में होता है, n इसकी पावर आ गई, ठीक है। तो n जो है वो मोल की पावर भी n हो जाएगी और l की पावर भी n ही हो जाएगी, लीटर की इसमें पावर -n हो जाएगी, ठीक है ना। k अपनी जगह पर है, देखो इक्वल टू अपनी जगह पर है, मोल पर लीटर के नीचे हमने मोल पर लीटर हमने ये लिख दिया, मोल पर लीटर पर सेकंड के मोल पर लीटर लिख दिया हमने, ठीक है ना। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो मोल की आगे 1 - n, l की n-1, सेकेंड की -1। तो अब इसमें जो n है अगर इसकी जगह हम 1 लिख देंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आएगा जो कि सेकंड इनवर्स है। और अगर इसमें n की जगह 2 लिख दिया हमने तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आएगा मोल -1, लीटर 1 और सेकंड -1, ठीक है ना। और अगर हमने इसकी n की जगह 3 लिख दिया तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। एक रिएक्शन तुम्हें गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन की वो भी गिवन है और ये भी गिवन है कि रिएक्शन 0 ऑर्डर की है और हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो रेट इक्वेशन देखो हमारे पास a की पावर n होती है, तो यहाँ पर क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ अमोनिया की पावर हमने 0 लगा दी, ठीक है ना। और 0 पावर 0 हो गया है तो ये तो 0 पावर 1 हो गई, तो यहाँ पर रेट हमारा k के इक्वल हो गया। अब अगर हम इसमें रेट कांस्टेंट रेट लगाते हैं तो ये क्या होता है, क्योंकि रिएक्टेंट में माइनस वाला आ जाता है और ये जो इसके कॉफिशिएंट होते हैं 1/, में चले जाते हैं और d/dt NH3, ऐसे ही d/dt N2 ये हमारा ये हो गया और 1/3 d/dt H2 हमारा ये हो गया। अब इसमें हमें किसी से भी, क्योंकि ये सभी k के इक्वल हैं, ठीक है, तो इसमें से किसी की वैल्यू से भी हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/3 इंटू d/dt H2 की जगह अगर हम 3.2 इंटू 10⁻² लिख दें तो हमारे जो भी आएगा वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर आ गई 1.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गई। ऐसे ही हम दूसरी रिलेशन देखते हैं, इसमें रिएक्शन दे रखी है हमें और इसका रेट कांस्टेंट भी दे रखा है। अब देखो रेट कांस्टेंट में यहाँ पर A2 है लेकिन यहाँ पर सिर्फ A है और यहाँ B है और यहाँ पर B है, इसकी पावर देखो 2 लगा रखी है, ठीक है ना। तो अब इसमें A का कंसंट्रेशन 0.1 है और B का कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर है और A जो है उसको रिड्यूस हो गया 0.6 तक और K की वैल्यू इसमें दे रखी है, ठीक है। अब अगर रेट लॉ हम रेट इक्वेशन डायरेक्ट लगाते हैं तो रेट हमें 2.2 इंटू 10⁻⁴ ने K की वैल्यू में 2 इंटू 10⁻⁴ दे रखी है। A का कंसंट्रेशन 0.1 हमें दे रखा है, B का कंसंट्रेशन 0.2 दे रखा है। इन सबको फिट करके हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारे पास इस इक्वेशन का रेट आ जाएगा। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा A जो है वो 0.06 यूज हो गया, यानी शुरू में कितना था 0.1 था, कितना यूज हो गया 0.06, तो यानी यूज कितना हुआ 0.04 यूज हो गया, इतना बच गया था तो इतना यूज हो गया, ठीक है ना। अब अगर रिएक्शन को देखेंगे तो देखेंगे A जो है डबल खर्च होने पर B का सिर्फ 1 ही मोल खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है B कितना, अगर A इतना खर्च हुआ तो B कितना खर्च हुआ होगा, इसका आधा यानी 0.2 खर्च हुआ होगा। तो B कितना बच गया, 0.2 में से इतना घटाया तो B इतना बच गया 0.18। अब जितना बचा हुआ है वही हम रेट लॉ में लिखेंगे। A का कितना बचा था 0.06 वो लिख दिया हमने, B का कितना बचा था 0.18 वो लिख दिया हमने, और ये तो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो दे ही रखी थी। और इससे हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.8 इंटू 10⁻11 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आ गया इसका सेकेंड रेट। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें देखो 3 रिएक्टेंट हैं लेकिन रेट जो है 2 रिएक्टेंट का ही दे रखा है, इसमें थर्ड रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें A का कंसंट्रेशन दे रखा, B का दे रखा, C का दे रखा है,
ठीक है, तीनों कंसंट्रेशन दे रखे हैं। और सेकंड क्वेश्चन इसमें भी वही है कि उसमें भी रिड्यूस हुआ इतना, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा फाइंड आउट करना, के की वैल्यू भी दे रखी है। यानी बिल्कुल सेम जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहला पार्ट तो आराम से निकाल लोगे, 2 पर डिपेंड है, रेट के की वैल्यू दे रखी है, बी ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो ये तो हमारा रेट डायरेक्ट निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान हो गया। जबकि सेकंड क्वेश्चन वैसे ही 0.2 कम हुआ था, तो अब इसका कितना इनिशियल से कितना कम हुआ था, इतना कम हो गया। ए जितना ए कम हुआ, बी कितना कम हुआ, उसका बी उससे मतलब ए जितना कम हुआ, बी हमारा 0.2 इंटू 2, यानी हमारा बी यूज़ हुआ हमारा 0.04, तो बी कितना बचा, 3 में से 0.04 हमने माइनस करा तो हमारे पास 0.26 बचा हमारे पास, ठीक है ना। तो बी का इतना बचा, फिर इन सब वैल्यू को हमने वापस रेट लॉ में लगा दिया, तो हमारा 4.3 इंटू 10⁻⁷ हमारा आंसर आ गया। एक चीज़ ये देखो, जो रिएक्शन एक स्टेप में ख़त्म होती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अब आती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे इसकी अगर मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी इसकी, क्योंकि ठीक है ना। ऐसे इसकी 2 मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी, 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इनकी जिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, वो उससे उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। और ये हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन में ही मॉलिक्यूलरिटी शो होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती है, बाकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट में तुम्हें समझाएंगे। दोज रिएक्शन विच फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सपेरिमेंटली, ऑल्सो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ आर इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करती हैं, इनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वो रेट लॉ के कोएफिशिएंट जो है रिएक्टेंट के उनसे भी मैच करता है। अब देखो ये हमारा ये रिएक्शन है, तो इसका रेट कितना हो गया, NO2 की पावर 2 O2 की पावर 1, तो इसमें कोई डिफरेंट पावर नहीं आई। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 और 1 मिला के 3 हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होती और 4 से ज़्यादा भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, देखो 3 डिफरेंस है। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स शोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन टू फॉर्म प्रोडक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ molecules showing simultaneous collision to form product. Order can be 0, molecularity can never be 0. Order is term used for all type of reaction. It can be used only for elementary reaction molecularity में, ठीक है। इस तरह ये हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू।